अभी इसको यहाँ फोर्स लगने लगा तो हो सकता है वो यहीं पे रह जाए, समझ गए ना, यहीं पे रह जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जा रहा था वो अब देखो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था इस साइड से इस साइड, ये यहाँ जा रहा था नहीं जा पाया, जो यहाँ से यहाँ आ रहा था वो आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो खुद ही एक्सेलरेशन लग रहा है इसका, समझे। तो इसका मतलब क्या होगा कि फाइनली अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, चलने लगेंगे, एक नेट डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। मतलब अगर हम एक टाइम दें तो हमें दिखेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्रॉस हो गए हैं। मतलब मैं अब ऐसे बोल सकते, इसको हम देखो हम बोलेंगे कैसे, अब हम इसको जो वो वाली मोशन थी इसकी कौन सी थर्मल मोशन, उसको हम अभी थोड़ी देर बाद खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी एक्चुअली। तो होगा क्या कि जो क्रॉस सेक्शन आपने चूज किया है उससे कुछ एक गिवन टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगेंगे, कहां, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब अब मैं बोल सकता हूं कि इस सरफेस से या इस सरफेस से चाहे जहां बना लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन से देखो, हर क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां 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 ट्रांसफर होंगे। मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन चलने लगे धीरे धीरे धीरे, लेकिन चलेंगे बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इनका जिगजैग मोशन खत्म नहीं हुआ है। तो ये भी हमने मेजर किया है। तो क्रॉस सेक्शन से, हर क्रॉस सेक्शन से कहीं भी क्रॉस सेक्शन बना दो तो क्या हो रहा है, हर क्रॉस सेक्शन से कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, हम देखेंगे कि हर क्रॉस सेक्शन से एक गिवन टाइम इंटरवल में कुछ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, एक नेट इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चल रहे हैं। मतलब करंट फ्लो हो गई, I बराबर नेट चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, समझ गए ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे करें, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक नई वेलोसिटी दी, हमने इसको माना कि इलेक्ट्रॉन एक, अब हमें जो जिगजैग मोशन हो रही है उससे क्या फायदा है, उससे तो करंट फ्लो होती नहीं है, उससे तो नेट चार्ज ही फ्लो नहीं होता है ना। नई एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां चलने लगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगा है, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, एक नई वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और ये वेलोसिटी प्रैक्टिकली हमने मेजर किया तो ये वेलोसिटी आती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इसके मैग्नीट्यूड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट आप जानते हो, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना, धीरे धीरे, ठीक, चलना। तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगे, और ये बहुत कम होती है, देखो 10⁻⁻⁻, मतलब 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतनी धीमे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने को लगे, करंट तो फ्लो हो गई हमारी, ठीक है, ओके। तो अब समझो बेटा ध्यान से, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, ड्रिफ्ट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, डेफिनेशन तुम्हें लिखना, मैं बोल रहा हूं, when an external electric field is produced inside the conductor, electrons start moving opposite to the electric field with a very small and constant velocity 10⁻³ meter per second, of the order of 10⁻³ meter per second. This velocity is called drift velocity and its magnitude is called drift speed. ये हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं v और सफिक्स में t, क्लियर। आप देखो ध्यान से, अब इसी में ये तो लिख लेना, डेफिनेशन भी बोल दिया मैंने। अब हमने ये फील था, ठीक है। अब देखो हम इसी में कुछ नई चीजें भी एक दो वो इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी चीजें, तो सबसे पहले तो रिलैक्सेशन टाइम, क्या, पहले मीन फ्री पाथ, इसको बोलते हैं लैम्डा ओवर बार। मीन माने एवरेज। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो देखो बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो क्या करता है, कॉलिजन करता है। तो देखो यहां आया, यहां पे इसकी पहली कॉलिजन हो गई, फर्स्ट कॉलिजन, देखना यहां फर्स्ट कॉलिजन, और कॉलिजन हुआ तो इसकी डायरेक्शन बदल गई। यहां इसकी सेकंड कॉलिजन, देखो ये फर्स्ट कॉलिजन, और यहां पे
पाथ, तो फ्री पाथ, सॉरी फ्री पाथ। अब इसका फ्री पाथ क्या सेम होगा? नहीं होगा, इसका अलग होगा। देखो अभी यहाँ पे इतना कॉलिजन हुआ, फिर अगला कॉलिजन मान लो यही हो जाए, फिर अगला कॉलिजन पाओ यहाँ हो, फिर अगला कॉलिजन पाओ यहाँ हो, फिर यहाँ यहाँ या ऐसे। ठीक इस तरीके से इसको लैम्डा बोलते हैं इसको, तो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 अलग अलग होता है सबका, है ना, समझ गए ना। तो इसका जो एवरेज होता है इलेक्ट्रॉन्स दो सक्सेसिव कॉलिजन्स में जो एवरेज डिस्टेंस कवर करता है, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस हुई सक्सेसिव कॉलिजन में, फिर इस कॉलिजन के बाद यहाँ कॉलिजन हुआ, इसमें ये डिस्टेंस कवर हुई, फिर देखो यहाँ ये डिस्टेंस कवर हुई, तो अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रही है ना, तो इसलिए हमें एक एवरेज डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन in two successive collisions, in two successive collisions is called ये, ठीक, मीन फ्री पाथ, लैम्डा पाथ। क्लियर है, सिंपल सी बात थी, आज आई थिंक सब लोग समझ गए। अब ये देखो, अब देखो टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ये भी एवरेज टाइम होता है, इसको टाउ लिखते हैं। टाउ क्या है? एवरेज टाइम। ध्यान रखना, आप देखो किसका एवरेज टाइम, तो समझो इसको यहां कॉलिजन में लगा होगा पहला टाइम टाउ 1 मान लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम है टाउ 1, फिर इसका दूसरा अगली सक्सेसिव कॉलिजन में टाउ 2, फिर टाउ 3, टाउ 4, टाउ 5, टाउ 6 ऐसे लगे होंगे, अलग अलग टाइम भी लगेगी, डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रही है ना। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही एवरेज, ये एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, समझ गए ना, इज कॉल्ड क्या, ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ, यहां लैम्डा। क्लियर है, तो ये सबको ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर ना। एक इलेक्ट्रॉन को, अब सुनना, समझो ध्यान से, अभी ऐसे नहीं, पहले सुनो। एक इलेक्ट्रॉन को जो एवरेज लगेगा वो टाउ 1 मानेंगे, समझो अभी, ऐसा नहीं कि इसी का टाउ, ये टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ही एवरेज टाउ 1 होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का कुछ और होगा टाउ 2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज होगा वो टाउ 3 होगा, समझे। ऐसे ही लैम्डा भी, एक इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा है वो एवरेज लैम्डा 1 बार है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का लैम्डा 2 बार होगा, सबका अलग अलग होगा, पता नहीं क्या होगा। तो टाउ क्लियर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टाउ 1 हम मान लेंगे, दूसरे का टाउ 2 मान लेंगे, ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब तो ये बिठा देता हूं मैं, चलो मैं ऐसे और लिख देता हूं और समझ लो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, टाउ हम कैसे लिखेंगे, तो सुनना, लेट देयर बी एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी क्लियर हो जाएगा आपको कि और अच्छे से, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन टाउ बराबर, ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ बराबर पहले का टाउ 1 प्लस दूसरे का टाउ 2 डॉट 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 अप टू टाउ n और अपॉन n, ये होता है। क्लियर, एक का टाउ 1, दूसरे का टाउ 2, तीसरे का टाउ 3 और n मतलब सबका टोटल मिला के सब सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक एवरेज डिफाइन करें, तो ये टाउ। क्लियर, ओके, ठीक, तो ये बिठा देते हैं। अब
होगा। ठीक, चलिए तो अब बेटा हमें क्या सीखना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, ये हमें सीखना है। तो देखो अब ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? मैंने बोला था अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइंड है। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो वीडी जो वेक्टर है क्या है, ये पूरे क्रिस्टल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबके लिए प्रेस्क्राइब्ड एक एवरेज वेलोसिटी है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये है क्या, एवरेज। ये एवरेज है सबकी वेलोसिटी, जो सब सारे इलेक्ट्रॉन्स ने जो वेलोसिटी गेन की होगी उनका एवरेज है ये, है ना। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि पहले एक, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन को जो गेन हुई होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो vd1 है, दूसरे को मिली होगी vd2, तीसरे को मिली होगी vd3, ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन को मिली होगी vdn, और इसका एवरेज है सबके लिए डिफाइंड। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली vd1, दूसरे को मिली vd2, तीसरे को मिली vd3, ये सबको मिली, nth को मिली, इन सब का एवरेज जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन हो गया, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है vd। अब फिर से ध्यान दो, ठीक है। अब मैं इस vd को बता रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं। सोचो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी मिली है तो पहले तो कितने टाइम में, तो अपन क्या करते हैं, इसको इन सब का फॉर्मूला लिखते हैं फॉर वन कॉलिजन। तो देखना ध्यान से, फॉर वन कॉलिजन। अब देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, एक के लिए लिख रहा हूं, सबके लिए ऐसे ही करना है। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये है, ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो अच्छा और इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था मुझे नहीं पता, एक कॉलिजन हुआ, देखो यहां कॉलिजन हुआ और अब ये यहां जाने वाला था, यहां ऐसे जा रहा था, ठीक। फिर से हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई हो और हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई हो। देखो फॉर एग्जांपल, देखो बताता हूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कहां जा रहा था, कॉलिजन हुआ, मान लो कॉलिजन हुआ, ये यहां पे कॉलिजन हुआ इसका, और ये यहां ना जाके मान लो यहां जाता, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आया, कॉलिजन हुआ और यहां जाता, तो अगले कॉलिजन तक यहां से ऐसे जा रहा था ये, और यहां अगला कॉलिजन होता, तो हम इतने टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से ऐसे जा रहा था ये, अब इस कितनी स्पीड से, तो मान लेता हूं मैं u1 वेक्टर, ये इसकी u1 वेक्टर वेलोसिटी कहीं भी हो सकती है, बताता हूं u1 वेक्टर इसकी वेलोसिटी क्या बताओ, इसमें यहां जाके ये अगला कॉलिजन करता, ये फर्स्ट कॉलिजन और ये सेकंड कॉलिजन, ठीक है। तो यहां जाने पे इसकी जो वेलोसिटी होगी v वेक्टर, ठीक, वो कितनी होगी, u से कम होगी, क्योंकि इस पे फोर्स, इस सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, A बराबर E अपॉन m, इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज E है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, तो इसका रिटार्डेशन होता है, ये तो यहां जा रहा है तो रिटार्ड हो रहा है, तो इसकी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी एक कॉलिजन में, ठीक। अच्छा अगर मान लो ये यहीं यहां जा रहा होता, यहां जा रहा होता, अब ये इसकी u1 दूसरा है, ये दूसरा है, ये u2 वेक्टर है, तो फिर इसकी, अच्छा चलो पहले तो इसके लिए लिख देता हूं मैं, सुनना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था u1 वेक्टर से जा रहा था और यहां इसकी वेलोसिटी होगी v1 वेक्टर, ठीक। तो v1 एक्चुअली में यही है v1, इस इलेक्ट्रॉन को टोटल जो वेलोसिटी इसकी हो गई vd1, ठीक है। तो vd1 बराबर क्या होगा, ड्यूरिंग वन कॉलिजन, देखो टाइम इंटरवल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, तो हमें डिसाइड करना ही पड़ेगा
एक कोलिजन के टाइम तक बीच में सिर्फ इस पे यही फोर्स लग रहा होगा ई। फिर कोलिजन हो जाएगा तो वहां दूसरा नॉर्मल लगेगा, कोलिजन में तो पता नहीं कोलिजन वाला फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो हम फिर ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे v बराबर u प्लस at, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसलिए हमने टाइम कौन सा चूज किया, एक कोलिजन का। क्या प्रॉब्लम है, एक कोलिजन का टाइम कर सकते हैं, हमें यही तो देखना है कि एक कोलिजन में कोई इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी गेन करता है। एक्सटर्नल डेफिनेशन देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी लिखी थी मैंने, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द गेन टू द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, तो हमें टाइम क्या डिसाइड करना है एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो हमें ऐसा टाइम डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें हम इक्वेशन लिख पाए v बराबर u प्लस at, और ये हम तभी लिख पाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सबका a बराबर e अपॉन m, लेकिन तब तक जब तक सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, कोलिजन वाला फोर्स ना लग रहा हो। तो इसलिए मैंने टाइम डिसाइड किया एक कोलिजन का। तो यहां पर vd1 बराबर क्या हो जाएगा किसका, तो vd1 बराबर हो जाएगा u1 वेक्टर, u v बराबर u प्लस at, तो a वेक्टर a1 में 1 नहीं आएगा, तो a वेक्टर, अब a वेक्टर इसमें प्लस नहीं लगाओगे माइनस नहीं लगेगा, क्यों पता है क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो आप, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अपने आप साइन के साथ बाद में डालोगे, तो अपने आप साइन को जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो अपने आप साइन आएगा उसमें। तो v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाउ 1, एक कोलिजन का टाइम, एक पहले इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन का टाइम क्या था टाउ 1, तो वो टाउ 1, तो ये भी इसका एवरेज है, ये भी ध्यान रखें, ये क्या है, इसके तो हर कोलिजन का टाइम अलग होगा, तो इस एक इलेक्ट्रॉन का जो एक कोलिजन का एवरेज टाइम है वो मैंने टाउ 1 माना है, और इन्हीं सब टाउ 1 टाउ 3 का एवरेज था टाउ n, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरेज रिप्रेजेंट करता था। तो vd1 ये हो गया, तो इसकी वेलोसिटी घट गई। अब हो सकता है मान लो इसका डायग्राम बना लेता, इसका डायग्राम बना लेता, अगर ये यहां जा रहा होता u2, अगर ये यहां जा रहा होता u2 से और इसका कोलिजन यहां होता, तो इस यहां पे इसकी वेलोसिटी गेन होता है, इसको v बराबर vd2 बराबर u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाउ 2, ये इसका गेन आता, ठीक। लेकिन फाइनली जो टोटल है वो गेन ही है, मतलब टोटल जो वो ड्रिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चल रहे हैं ना, तो हमें इससे फील हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स में हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो हमें एवरेज डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने पहले सबकी वेलोसिटी लिखी vd2, ऐसे ही vd3। अब ये भी हो सकता है कि ये यहां ना जा रहा हो, यहां कहीं जा रहा हो सकता है, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में इसीलिए लिखा है, ये वेक्टर है, इसमें एंगल भी आएगा, u2 वेक्टर प्लस a टाउ 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, u2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाउ स्क्वायर प्लस 2 u2 a टाउ 2 cos थीटा, तो वो सब एडजस्ट होगा, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ऐसे nth के लिए लिख सकते हो आप। क्लियर, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियरली समझ रहे होंगे आप लोग। इसमें डाल दो, तो यहां एवरेज जो सबके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन होगी वो आ जाएगी, क्या आएगी, तो vd1 में आएगा u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाउ 1 प्लस vd2 में आएगा u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाउ 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही n वाली भी लिख रहा हूं डायरेक्ट, un वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाउ n। क्लियर, चलो अपॉन n, तो देखो फिर vd वेक्टर बराबर u1 u2 un सब अलग कर लो, तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर और अपॉन ये n, ठीक, प्लस अब देखो दूसरे वाले टर्म्स देखो, a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3, इसमें से a बाहर कर लो, तो a वेक्टर बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n, और इसमें भी अपॉन n। तो अब बताओ ये क्या है, अब देखो ध्यान से, ये अपने आप कैंसिल हो गया क्योंकि ये 0 होता है, ये u क्या था, u वो था जिस वेलोसिटी से ये इनिशियली चल रहा था, u तो वो था जिस वेलोसिटी से ये इनिशियली चल रहा था, और इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो तो थर्मल वेलोसिटी थी, और थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, मैंने सबसे पहले बताई थी, थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज 0 होगा क्योंकि उस थर्मल वेलोसिटी की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है। क्लियर, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, और इसको मैंने अभी डिफाइन किया था
टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ये एवरेज है सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसका एवरेज। क्लियर? तो यहां पर लिख लेना खुद ही, वीडी बराबर ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी बराबर 0, वीडी बराबर ए वेक्टर और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ। तो ये वीडी बराबर ए टाउ, ये आ गया। अब ए वेक्टर को क्या लिखें हम? ए तो सबके लिए कांस्टेंट था यार, तो ये वीडी वेक्टर बराबर ए वेक्टर को लिख दोगे, ये लिखा हुआ काम यार, ये है ई अपॉन एम और इनटू टाउ। अब इसमें लिखो, देखो ये मैग्नीट्यूड का इस तरह मैग्नीट्यूड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर लगाओ। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर लगा दिया तो यहां आगे क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, नहीं तो मैग्नीट्यूड लिखना है। ऐसा क्यों? माइनस क्यों? क्योंकि वीडी जो जो वेलोसिटी गेन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है, तो ये चलेगा। नहीं तो जनरल हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्या? वीडी बराबर ई अपॉन एम इनटू टाउ। अब इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। क्लियर? तो ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है। क्लियर? अब देखो, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग सीखेंगे, अब ये बताओ पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही, सुनते जाना मुझे, मैं क्या बोल रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स का नेट ट्रांसफर होता है किसी क्रॉस सेक्शन से, और इसका मतलब जो उस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो हो रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही वजह से हो रहा है। इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रही है क्रॉस सेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी वेलोसिटी की वजह से हो रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही हो रही है ना? अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट नहीं करेंगे तो ड्रिफ्ट कहां होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। अगर ड्रिफ्ट नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, करंट ही फ्लो नहीं होगी। तो देखो यहां पे ध्यान से, अब हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मतलब मैंने एक बात सीखी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। कहां होता है? सुन लो, मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसकी एल लेंथ ले लेते हैं। ठीक, अब एल लेंथ ले ली हमने। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है मान लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाएं? चलो ये लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसे, ये नहीं बना रहे हम, पूरे में नहीं बना रहे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में अंदर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? तो मैं मानूंगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, कहीं भी जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जिगजैग मोशन, वो तो है ही, लेकिन उसको भूल जाओ क्योंकि हमें वो देखना ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता। तो मैं ये मानूंगा कि एक सारे इलेक्ट्रॉन चाहे जहां भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से कितना 10⁻³ मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट कर रहा है, चल रहा है। मतलब अब मैं कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन बना लूं तो मुझे क्या मिलेगा? चार्ज फ्लो हुआ है, ये मिलेगा। समझ में आया? ओके, तो ये एक कंडक्टर है हमारे पास, ये एक कंडक्टर है, काफी बड़ा कंडक्टर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये पता करना है कि भैया इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो हम अब करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका रिलेशन निकाल रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, चलो देखते हैं बेटा, पहले इसको फील करो। मैंने जो अभी बताया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से जल्दी से। तो मैं मान लेता हूं मुझे इस क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना है। ठीक है, वायर बहुत बड़ा था तो हमने क्या किया, वायर का एक क्रॉस सेक्शन ये है, यहां से मुझे करंट निकालनी है। तो मैं ये देखूंगा कि इस क्रॉस सेक्शन से एक गिवन टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल जाएगा तो Q बराबर Ne लगा देंगे और Q अपॉन T कर देंगे तो करंट आ जाएगा। ठीक, तो मैंने पहले डिसाइड किया कि ये मटेरियल कौन सा है, ये कंडक्टर कौन सा है। देखो, तो लेट
इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले वो सब निकाल लो। क्या कहा मैंने? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां भरे हैं सब निकालो। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कितना वॉल्यूम है? A इंटू एल, इन A इंटू एल वॉल्यूम बराबर, बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? तो यार बिल्कुल सिंपल है, पूरा वॉल्यूम पता है तुम्हें कितना है, A इंटू एल, और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने कितने माने? स्मॉल एन, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन इंटू पूरा वॉल्यूम A इंटू एल, बस ये आ गया। ठीक, अब बेटा देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको चूज करो आप, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, किस तरफ चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, कितनी वेलोसिटी से? vd वेलोसिटी से। अब समझो, ये बताओ इस देखो यहां y क्रॉस सेक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली में सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही चल रहा, बस सब चल रहा है। कितने से? vd से, सब अपने अपने चले जा रहे हैं vd साइमल्टेनियसली, vd से चले जा रहे हैं। ठीक, ये बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से क्रॉस सेक्शन चला, इस क्रॉस सेक्शन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो y क्रॉस सेक्शन से चल के x को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा? तो टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस सेक्शन x फ्रॉम क्रॉस सेक्शन y, तो टाइम taken by an electron to cross x moving from y, sort of like moving from y, तो इसको मैं टाइम t बोल देता हूं। चलो बताओ, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचना है, यही तो जाएगा क्रॉस, तो कितना टाइम लगेगा? तो vd वेलोसिटी चल रहा है, l डिस्टेंस कवर करना है, तो समय बराबर l अपॉन vd, सिंपल। ठीक, अच्छा मतलब इतने टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन इस x क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा। तो क्या इतने ही टाइम में ये सारे इलेक्ट्रॉन जो यहां भरे पड़े थे वो तो पहले ही क्रॉस कर जाएंगे? देखो t बराबर 0 से देखना शुरू करो, t बराबर 0 से देखना शुरू किया, t बराबर 0 से मान लेते हैं इसको लगता है 10 सेकंड, तो t बराबर 0 से देखना शुरू किया, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर लिए, 2 सेकंड और आगे के इलेक्ट्रॉन भी इसको क्रॉस कर लिए, 3 सेकंड और आगे का कर गया, 4 सेकंड और आगे कर गया, 5 सेकंड और आगे के, 10वें सेकंड पे ये इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी यहां से क्रॉस कर जाएंगे। मतलब 10 सेकंड में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहां पे वो तो करेगा इसको, साथ में यहां इस क्रॉस सेक्शन के यहां पे जो थे वो तो पहले ही कर जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो हम एक एवरेज करंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन x in this time, in this t time, तो मैंने क्या बोला? t टाइम में ये वाला यहां कर जाता है क्रॉस, तो ये बीच वाले सब कर जाएंगे इसको क्रॉस, उनको तो और भी कम टाइम लगेगा। मतलब t टाइम में इस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, समझे? वही खाली नहीं हो जाएगा कि भरा रहेगा, क्योंकि यहां वाले भी तो आएंगे, समझ गए ना? तो चार्ज फ्लो इन दिस टाइम, तो मैं q बराबर क्या लिखूं? डेल्टा q बराबर क्या लिखूं? पूरा ये n और इनटू e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, q बराबर n e, तो ये आ जाएगा n a l इनटू e, समझ गए? ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो इसमें है और इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब करंट, तो करंट थ्रू x, तो यहां x क्रॉस सेक्शन से करंट, x से ही नहीं हर क्रॉस सेक्शन से इतनी ही फ्लो होगी, चाहे यहां बना लो
मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लोहे में अलग होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एल्यूमिनियम में अलग होंगे, सिल्वर में और ज्यादा होंगे। ठीक, इस तरीके से सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। चलो तो आई थिंक सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आई देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था ए और यहां से आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। अगर मैं यहीं पे कहूं तुमसे इस क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी निकालनी हो तो क्या करोगे? सब लोग दिमाग लगाओ, क्या करोगे? तो मैं बता रहा हूं यार, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो। करंट डेंसिटी J बराबर क्या था? I अपॉन A, है ना? तो यहां पर करंट डेंसिटी हम लोग बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? I अपॉन A कर दो बस। तो करंट का फॉर्मूला था हमारा I बराबर MEA BD, और यहां A को इधर उठा लिया तो ये I अपॉन A हो जाएगा कितना? J। क्या बचेगा? NEBD बचेगा। ठीक, तो ये हो गया J बराबर NEBD, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। क्लियर? तो आई थिंक इतनी बातें सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे 100%। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें, ये मैं मिटा देता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ बेटा, फिर से मैं एक बार बता दूं कि करंट हर जगह सेम है, समझ गए ना? अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने माना एक क्वेश्चन में जैसे बनाता हूं, एक क्वेश्चन में ये ठीक एक कंडक्टर है, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। यहां से देखो ऐसे करंट जा रही है, ठीक है, और यहां से ऐसे करंट निकली, ठीक, ऐसे मान लेते हैं। इसका है ये x और ये है y, तो यहां पर यह x y नहीं 1 और 2 मान लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन 1 और ये क्रॉस सेक्शन 2, तो यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और यहां A2। यहां पे करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD1 और यहां है इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2। यहां करंट है I1 और यहां करंट है I2। यहां पे करंट डेंसिटी है J1 और यहां पर करंट डेंसिटी है J2। तो कह रहा है इन सब का रिलेशन बताओ जबकि A1 इज ग्रेटर देन A2। तो क्या दिया है? गिवन A1 ग्रेटर देन A2, फाइंड एंड देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2, J1 एंड J2, VD1 एंड VD2। ये रिलेशन हमें निकालने हैं। रिलेशन का मतलब छोटा और बड़ा बताना है, बस कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ओके, तो चलो देखते हैं, आ जाओ सब लोग। तो बेटा सबसे पहले अब कोई क्या सोच सकता है, देखना ध्यान से सुनना। कोई सोचेगा I बराबर क्या बताया अभी सबने? I बराबर NEA VD, ये तो बताया, और J बराबर क्या बताया? NEBD, यही तो बताया। तो देखो अब कोई देखेगा I, तो I डिपेंड्स ऑन A। देखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो हर जगह सेम होगा क्योंकि मटेरियल एक ही है, अलग अलग मटेरियल थोड़ी है, एक ही तो बाहर रहेगी। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे करंट ये फ्लो कैसे हो रही होगी? एक्चुअली में बैटरी से जुड़ा होगा, हमने थे कि यहाँ बैटरी से इसको जुड़ा होगा। बैटरी के बिना चार्ज कैसे फ्लो होगा? यहाँ से चार्ज आ रहा होगा। ठीक, अब तो कोई सोच सकता है कि भैया एरिया ज्यादा तो करंट ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा एरिया है तो ज्यादा करंट, मतलब I1 बड़ा हो जाएगा I2 से। ठीक, फिर I1 बड़ा हो गया। अब यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसे J1 और J2 का कोई और दूसरे तरीके से कुछ सोच सकता है, लेकिन I का जो सोचा है ये ऐसे बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। I के लिए क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो I का क्या होता है? I का मतलब क्या है? यहां से Q चार्ज गया T टाइम में, Q चार्ज गया T टाइम में, तो Q बाई T हो जाएगा I। बैटरी से Q चार्ज निकला T टाइम में, तो इस क्रॉस सेक्शन से पूरे से Q चार्ज गया, यहां से Q चार्ज गया कितने टाइम में? T टाइम में। ठीक, तो ये बताओ इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज निकला, तो क्या इस क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज नहीं निकलेगा? क्या यहां से Q चार्ज नहीं निकलेगा उतने ही टाइम T टाइम में? अगर नहीं निकलेगा ना, मान
मान लो यहाँ से Q चार्ज आया बैटरी से T टाइम में, तो यहाँ करंट कितनी है Q बाई T। अब तुम कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ कम चार्ज निकला, यहाँ से क्या और कम चार्ज निकला, तो फिर बैटरी में एंटर भी कम करेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैटरी क्या करती है, बैटरी हमेशा जितना चार्ज निकालती है पर सेकंड उतना चार्ज पर सेकंड अपने नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होना चाहिए उसका। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर करंट बैटरी से मतलब चार्ज पर सेकंड Q बाई T है, तो यहाँ पे Q बाई T ही आना चाहिए पर सेकंड। बैटरी को अपना पूरा चार्ज चाहिए, इसका मतलब यहाँ करंट I1 और यहाँ करंट I2 सेम है। समझ गए? तो पहली बात क्लियर, I1 बराबर I2। ओके, चलो अब देखते हैं I का वैल्यू हो गया, I1 बराबर I2 हो गया। अब इनका रिलेशन देखते हैं, तो किसका, J का देखते हैं। तो J बराबर NEVD ये है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम J बराबर बनाएंगे I अपॉन A। तो J बराबर I अपॉन A से I तो दोनों जगह सेम है, इसमें और इसमें I तो सेम है, तो फिर जहां एरिया छोटा होगा वहां J बड़ा होगा। मतलब एरिया छोटा तो J बड़ा, क्योंकि I कांस्टेंट, तो फिर यहाँ एरिया छोटा है, तो फिर इसका मतलब J2 ग्रेटर देन J1। ठीक, क्लियर? J2 ग्रेटर देन J1। चलो अब आ जाओ यहाँ, तो J बराबर NEVD, बेटा N यहाँ हर जगह सेम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इंपॉर्टेंट, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल तो सेम है। E अरे चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चार्ज तो वही रहता है, तो फिर J बराबर J प्रोपोर्शनल VD हो गया। मतलब जहां पे J बड़ा वहीं VD बड़ा, मतलब यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ VD2 ग्रेटर देन VD1। तो आई थिंक ये बात सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप सो। ओके, चलो अब यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। ये तो क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं और उसमें नॉन यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर देता हूं, ठीक, कैसी नॉन यूनिफॉर्म, तो देखो सुनना ध्यान से, मान लो ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब इस क्रॉस सेक्शन का जो इतना पार्ट है, क्रॉस सेक्शन कितना है, तो इसका ए क्रॉस सेक्शन है, तो ये वाला कितना होगा, इसको मैं मान लेता हूं A/3, तो ये कितना होगा 2A/3, ठीक। अब सुनो, इसमें जो टोटल करंट जा रही है उसका 50% करंट यहां से जा रही है, ऐसा हो सकता है, ठीक, और बाकी का 50% यहां से जा रही है। मतलब ये वाली जो करंट है, देखो इतनी, ये वाली करंट और ये वाली करंट क्या है, ये करंट है I1 बराबर टोटल करंट I है, I टोटल बराबर I, लेकिन यहां पे I1 जो है वो I का 50% है, तो I का 50/100, तो ये हो जाएगा I/2। और यहां पे तो फिर जब 50% यहां आ जाएगा, 50% इस वाले पार्ट से जानी होगी, इस वाले से, ठीक है। तो यहां से जो करंट जा रही है ये I1, और ये I2 जो है वो है I का 50/100, तो ये भी हो गई I/2। अब बताओ यहां पे J1 क्या होगा और यहां पे J2 क्या होगा, तो कितना सिंपल है, यहां J1 क्या आ जाएगा, J1 बराबर हो जाएगा I, तो I/2, I बाई एरिया होता है ना, तो I/2 अपॉन एरिया, एरिया कितना है A/3, ठीक, तो ये हो गया, कितना आ जाएगा ये 3I/2A, ये हो गया, ठीक। J1, ऐसे यहां J2 निकालना हो तो क्या दिक्कत है, J2 बराबर I/2 करंट अपॉन एरिया, तो एरिया कितना है 2A/3, तो बराबर 3I/4A, ये ठीक, 3I/4। ओके, तो ये आई थिंक सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। टोटल एरिया इसका ए दिया था, टोटल एरिया ए था, टोटल करंट आई थी, लेकिन A/3 से गुजर रहा था कितना I1 50% और A/2A/3 से गुजर रहा था 50%, तो
बताओ कहां पे